हम लेबर कॉस्टिंग के एमसीक्यूज कर रहे थे। मैं जहाँ पे आपको स्किप किया था उस दिन वहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों से ये सवाल ना हुए हो, तो इसलिए हम इसको पहले एमसीक्यूज को कंप्लीट करते हैं। 114 तक हमने कर लिया था उस दिन। आज क्वेश्चन नंबर 115 है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू द सिचुएशन occurring in process queue of an organization where operates a series of consecutive processes। पहले सिचुएशन समझें। कहते हैं ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये उस सिचुएशन में मैंने आपको बताई हैं जहाँ पे सीरीज में काम होता है। जैसे हमने शर्ट की एग्जांपल एक दिन डिस्कस की थी कि शर्ट का कपड़ा पहले कट होता है, पहले कटिंग डिपार्टमेंट काम करता है, फिर स्टिचिंग को भेज दिया जाता है वो कपड़ा, वो इसे स्टिच करते हैं, देन पैकेजिंग को। तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये एक सीक्वेंस है प्रोसेस का कि जब भी शर्ट बनेगी पहले वो कटिंग डिपार्टमेंट में क्लॉथ जाएगा, कटिंग डिपार्टमेंट कटा हुआ कपड़ा स्टिचिंग को भेजेगा, स्टिचिंग होके पैकेजिंग में जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सा प्रोसेस बना दिया, 3 स्टेप प्रोसेस। अब इसमें से कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मैंने एक प्रोसेस क्यू लिया, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोसेस क्यू की हैं, यानी इनमें से एक 1 2 3 में से कोई भी। अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। डायरेक्ट लेबर इज वर्किंग एट बिलो द एग्रीड प्रोडक्शन लेवल। स्टेटमेंट ये कहती है कि जो डायरेक्ट लेबर है वो वर्क कर रही है एट बिलो द एग्रीड प्रोडक्टिविटी लेवल, यानी जितने घंटे उन्होंने काम करना था उतना नहीं कर रही। सेकंड, अ मशीन ब्रेकडाउन हैज अकर्ड। मशीन ब्रेकडाउन का मतलब है मशीनरी चलते चलते खराब हो गई। डायरेक्ट लेबर इज वेटिंग फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इन अ प्रीवियस प्रोसेस। सपोज करते हैं हम स्टिचिंग डिपार्टमेंट के वर्कर थे, हम वेट कर रहे हैं कि कटा हुआ कपड़ा हमें मिलेगा तो हम स्टिच करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो पिछला प्रोसेस था ये हमें कुछ दे नहीं रहा, जिसकी वजह से हम वेटिंग में हैं। तो डायरेक्ट लेबर इज वेटिंग फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इन अ प्रीवियस प्रोसेस, यानी हम वेट कर रहे हैं कि प्रीवियस प्रोसेस ने अभी काम नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कुड राइज टू आइडल टाइम। कहता है इनमें से किस किस वजह से आइडल टाइम हो सकता है। तो देखें मशीन खराब हुई तो आइडल टाइम तो होगा, क्लियर है ये। फिर इसी तरह ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि एक डिपार्टमेंट के लोग वेट कर रहे हैं कि हमें पिछला डिपार्टमेंट कुछ बना के दे तो फिर हम आगे काम करें। इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट के लोग वेटिंग में हैं, तो जब वो वेटिंग में हैं तो वो आइडल टाइम अराइज हो गया, क्योंकि आइडल टाइम का हमने पढ़ा था कि वर्कर किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो वो वजह मशीनरी ब्रेकडाउन भी हो सकती है, मटेरियल शॉर्टेज भी हो सकता है, और इसी तरह कोई वेटिंग भी हो सकती है कि पिछले डिपार्टमेंट ने अभी काम करके नहीं दिया। तो ये जो 2 और 3 हैं इनमें तो हमें श्योरिटी है कि इन दोनों में आइडल टाइम अराइज होगा। अब 2 और 3 या तो सी ऑप्शन में आ रहे हैं इकट्ठे या डी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर सी और डी में से एक होगा। अब सी और डी में फर्क यह है कि डी में 1 भी है। अब हम 1 को जरा देखते हैं कि 1 स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि वर्कर एग्रीड प्रोडक्टिविटी लेवल से कम पे काम कर रहे हैं, यानी वो काम कर रहे हैं लेकिन उतना तेजी से नहीं कर रहे। प्रोडक्टिविटी जो है वो एफिशिएंसी का ही दूसरा नाम होता है। तो एफिशिएंसी क्या होता है कि कितने टाइम में आपने एक काम करना था और आपने उसे कितने टाइम में परफॉर्म किया। तो यानी वर्कर प्रोडक्टिव हैं लेकिन उतने प्रोडक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए थे। तो इसका मतलब है वो तो काम कर रहे हैं, आइडल तो नहीं है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है इसमें वो आइडल नहीं है।
So the right answer is C option. Okay, question number 116. A direct labor employee work a standard 37-hour week. यानी वर्कर ने 37 आवर्स वीक काम करना था, नॉर्मल आवर्स उसके 37 आवर्स हैं एक हफ्ते के, एंड इज पेड एट अ बेसिक रेट ऑफ 15. बेसिक रेट 15 पे हम उसे पे कर रहे हैं पर आवर. ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड अ हाफ in a week when 40 hours were worked and a bonus of 20 was paid. What is the direct labor cost? अब हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बतानी है. तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हमें पता है कि जो उसकी नॉर्मल वेजेस होती हैं वो आनी होती हैं, और 3 घंटे का उसने ओवर टाइम किया है, और ओवर टाइम का सिर्फ बेसिक आना होता है. तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली 40 इंटू 15 कर लें, तो ये जो 600 है ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है. अगर वो ग्रॉस वेजेस पूछता तो आंसर और होना था. यहां उसने पूछा है कि मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता दें, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सिर्फ एक नॉर्मल वेजेस आनी होती हैं, वो लिखेंगे, और दूसरी चीज जो आनी होती है वो ओवर टाइम प्रीमियम नहीं आना, सिर्फ बेसिक आना है. तो 3 घंटे का ओवर टाइम हुआ था क्योंकि उसने टोटल 40 घंटे काम किया, तो 37 नॉर्मल थे, 3 घंटे ओवर टाइम बना, तो उसकी सिर्फ बेसिक पेमेंट इधर आएगी. लेकिन अगर ग्रॉस वेजेस पूछता तो फिर आपको पता है कि ग्रॉस वेजेस में क्या क्या आना है, नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस प्लस बोनस. और अगर इनडायरेक्ट वेजेस पूछता तो इनडायरेक्ट में आपको पता है कि प्रीमियम आना होता है और फिर उसके बाद बोनस भी आना है. तो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से देख लेना है. आंसर इसके बाकी भी निकल रहे होंगे किसी ना किसी तरह से, लेकिन हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बतानी थी. मैं क्वेश्चंस देख लूं. जी ठीक है, क्वेश्चन में आपने मुझे आंसर ही बताया हुआ है, ठीक हो गया. ओके जी, 117. At 1st January, a company employed 5250 employees. Due to expansion, the number of employees increased to by 31st December. तो ओपनिंग एम्प्लॉयज भी दे दिए, क्लोजिंग भी दे दिए, तो एवरेज बना लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज एम्प्लॉयज आ जाएंगे. During the year, 360 staff left the company and were replaced. What is the labor turnover? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आपने किया भी होगा. Labor turnover ratio is equal to replacements divided by average employees. और average employees आप कैसे बनाएंगे? 5250 प्लस 5680, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज एम्प्लॉयज आ जाएंगे. तो 5465 जब डिवाइड करेंगे तो ये 6.59%. तो हमारा आंसर आ रहा है 6.59%. तो जब हमने देखा तो ऑप्शन में ये नहीं है, तो हम करीब 3 सूटेबल ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो 6.6 है जी. चलें अगले सवाल देखते हैं. अ कंपनी रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये रेशो वाला सवाल, जिन लोगों ने उस दिन रेशोज मिस की हैं वो आज इस सवाल को समझ लें तो उनको सारी चीज़ें दोबारा से समझ आ जाएंगी. स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 16 मिनट्स. एक्चुअल आउटपुट इन अ पीरियड 720. एक्चुअल आवर्स वर्कड 180. बजटेड आवर्स दिस. एफिशिएंसी रेशो बतानी है. एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क.
ये जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हैं, ये हम कैसे फाइंड करते थे? पर यूनिट टाइम इनटू एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन कहता है पर यूनिट टाइम इज 16 मिनट्स इनटू एक्चुअल आउटपुट 720। 16 इंटू 720 तो ये बन गया 11,520 मिनट्स। अब आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर लें तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाए 192 आवर्स। इसका मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गए 192 और एक्चुअल आवर्स आपको दिए हुए हैं 180 इंटू 100 तो ये आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी रेशो का 106.67%। So this is the right answer, D answer option. Then capacity ratio. Capacity ratio is equal to actual hours divided by budgeted hours. Actual hours are 180, budgeted hours are 185. Question में दिए हुए हैं। %297 बन रहा है तो इसका आंसर बन जाएगा डी 97.3। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो का हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था, एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी रेशो। एफिशिएंसी रेशो का आंसर आया ये और इसका आंसर है ये। अब बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करते हुए गलती करते हैं तो ये परसेंटेज पहले ख़त्म कर दें। तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हो गया 1.0667 और जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.97297 आ जाएगा। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1.0379। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए तो ये बन जाएगा 103.79%। तो ये आंसर सी बनेगा जी इसका। तो ये इस कंप्लीट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एफिशिएंसी रेशो, कैपेसिटी रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। अगर हम चाहें तो पीवी रेशो को, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो को हम एक और फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फार्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। Standard hours are 192, budgeted hours are 185. जी, तो ये क्या आंसर आता है? (192) divided by 185. (103.79%). तो ये सेम आंसर आ गया जी। हम इस तरीके से भी कर सकते थे और दोनों रेशोज को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा दोनों से। तो जिन लोगों से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आ रहा था वो ये परसेंटेज को कन्वर्ट करने में कोई गलती करते होंगे, इस वजह से आंसर सेम नहीं था। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं है? ये वैसे मैंने पहले बता दिया था जिस दिन ये बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ।
ओवर टाइम प्रीमियम एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, यानी अगर हम यही काम उससे कल करवाते तो 15 रुपए में होना था, लेकिन आज ही करवा रहे हैं, काम को जल्दी करने के लिए या किसी भी वजह से ओवर टाइम करना पड़ा तो हमें आधी पेमेंट पर आवर एक्स्ट्रा देनी पड़ी। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं होने चाहिए, इस वजह से हम इनको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। सिर्फ जो नॉर्मल रूटीन की पेमेंट्स हैं उन्हें ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बनाना है, ये रूल है। और इसी तरह जो बोनस है वो भी एक्स्ट्रा पेमेंट है, तो वो भी आपकी जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं बनती। ओके जी, 121। दिस इज एन अमाउंट पेड अबव द बेसिक रेट। हाँ जी, तो ये डेफिनेशन किस चीज की है, बेसिक रेट की, प्रीमियम की या ओवर टाइम पेमेंट की? वो कहता है जो बेसिक के अलावा पे करते हैं तो उसे प्रीमियम कहते हैं जी। सेकंड कहता है दिस इज द टोटल अमाउंट पेड, तो जो हम टोटल पे कर रहे होते हैं वो ओवर टाइम पेमेंट है, यानी बेसिक और प्रीमियम दोनों का डिफरेंस जो है वो टोटल पेमेंट कहलाता है, ओवर टाइम पेमेंट। दिस इज द अमाउंट पेड पर आवर फॉर नॉर्मल आवर्स, तो वो बेसिक रेट होता है। तो ये डेफिनेशन थी, टिक करनी थी कि कौन सी स्टेटमेंट किस चीज को डिफाइन कर रही है। 122 H&H operates an incentive scheme based on differential piecework. डिफरेंशियल पीस वर्क हमें पता है कि क्या होता है, उसने बता भी दिया नीचे कि 600 यूनिट्स तक की पेमेंट पर यूनिट इतनी है, 601 से लेके 650 तक की पेमेंट ये होगी, और 650 से ऑनवर्ड पेमेंट जो है वो 0.75 है। ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट्स। इन वीक 17 एन ऑपरेटिव प्रोड्यूस्ड 660 यूनिट्स, व्हाट वुड बी द ग्रॉस पे? तो बहुत आसान सवाल है, 600 यूनिट जो पहले हैं वो 0.4 के हिसाब से पे होंगे, तो $240 बन जाएंगे। जो अगले 50 हैं वो 0.5 के हिसाब से पे होंगे, तो 25 हो जाएगा। अब टोटल इसने 660 प्रोड्यूस किए थे, तो जो नेक्स्ट हैं वो 0.75 के हिसाब से, तो 7.5 ये हो गया। 240 प्लस 25 प्लस 7.5, 272.5, तो ये इसकी ग्रॉस वेजेस आ गई जी, बी ऑप्शन। Which of the following method of remuneration is not an incentive based scheme? कहता है कौन सी इंसेंटिव बेस्ड स्कीम नहीं है। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान भी कि इंसेंटिव बेस्ड वो होती है जिसमें वर्कर को एडिशनल मेहनत पे कोई फायदा एक्स्ट्रा मिले। तो हमने बताना क्या है कि कौन सी नहीं है, इज नॉट एन इंसेंटिव बेस्ड। तो इसका मतलब है स्ट्रेट पीस वर्क हुआ फिर, कि स्ट्रेट पीस वर्क वो होता है कि वर्कर जितनी मर्जी मेहनत करे उसको पर यूनिट रेट वही मिलता है। अच्छा, इसमें बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ग्रुप बोनस, बोनस इंसेंटिव होता है जी, डिफरेंशियल इंसेंटिव होता है। ये जो एक ऑप्शन है ना डे रेट, ये क्या कॉन्सेप्ट है? डे रेट का मतलब है कि आपने एक बंदे से डेली बेसिस पे फिक्स कर लिया, यानी आपने कहा कि मैं तुम्हें $100 पर डे दूंगा, मेरी तरफ से तुम 100 यूनिट बनाओ, 50 बनाओ, 20 बनाओ। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन होगी, ए नहीं है, क्योंकि ए पीस वर्क है। पीस वर्क में ये होता है कि जितने पीसीज बनाएगा। अगर ये बी ऑप्शन ना होती, सिर्फ बाकी की 3 ऑप्शंस होती कि स्ट्रेट पीस वर्क, बोनस और डिफरेंशियल, तो फिर मैं आंसर टिक करता स्ट्रेट पीस वर्क को, क्योंकि उनमें नॉन इंसेंटिव स्ट्रेट है कि वर्कर ज्यादा मेहनत करे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। लेकिन अब उसने एक और ऑप्शन डाल दी कि मैं उससे अगर पर डे रेट फिक्स कर लूं, तो अगर रेट फिक्स हो जाए तो फिर ये फिक्स हो गया, अब वो जितनी मर्जी मेहनत करे उसे दिन के उतने पैसे मिलने हैं जो आपने उससे तय किए हैं।
तो इस ऑप्शन में बी ऑप्शन आंसर बनेगा डे रेट, यानी जब आप उसके साथ दिहाड़ी फिक्स कर लेते हैं कि तुम्हें पर डे इतना मिलेगा, तो बी ऑप्शन बनेगा जी ये। 124, a differential piecework scheme has a basic rate of this per unit output in addition to 500 is paid at a higher rate. The premium over and above the basic rate which apply only to additional production वो ये है, ये उसने प्रीमियम बताया है कि इतना एक्स्ट्रा जो है वो उसको पे करेंगे। एक वर्कर ने 620 यूनिट बनाए, अब आप इसकी कैलकुलेशन देखिएगा। 500 यूनिट तक की तो पेमेंट हम करेंगे 0.5 के हिसाब से, 250 हो गया। अगले जो 100 यूनिट बनेंगे 501 से 600 तक, 100 यूनिट्स, उनका रेट क्या होगा? मुझे चैट बॉक्स में बताएं उन पे क्या रेट लगाऊं। अच्छा, मुझे दो आंसर आए, 1.05 और 1.55। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि मुझे उनको जरा दोबारा से ध्यान से बताना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है कि प्रीमियम इतना देना है पर यूनिट। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे देना। इसका मतलब है अगर प्रीमियम इतना है तो उनको पहले कितने पैसे दे रहे थे? 0.5, तो प्लस 0.5 करेंगे तो इनका जो रेट बनेगा वो 0.55 बनेगा। तो जो लोग ये समझ रहे थे उन्होंने स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं देखा। ये प्रीमियम का वर्ड है, ये नहीं है कि इनका रेट ये होगा। जैसे पिछले सवाल में देखें, यहाँ पे वो रेट बताया था कि ये 0.5 पर यूनिट रेट है, 0.75 पर यूनिट रेट था। यहाँ पे उसने प्रीमियम का वर्ड यूज किया है, प्रीमियम पर यूनिट। ये प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे देना। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल दे रहे थे उसमें से 0.5 एक्स्ट्रा देना, तो 0.55 बनेगा। तो ये गलती काफी लोगों ने करनी थी। दो में से एक का सवाल सही है, इसका मतलब है 50% लोग इसको सही अंडरस्टैंड नहीं कर सके। अच्छा, टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई थी? 620, तो 20 बच गए। अब इन 20 पे क्या रेट लगेगा? 0.6। कैसे पता चला कि प्रीमियम था 0.1, तो इसमें बेसिक भी ऐड हुआ तो 0.6 हुआ, तो ये 55 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इसको कर ले ऐड, 317, ये ए आंसर बन जाएगा इसका। जी ये भी उसी तरह ही है। लेबर इज पेड बेस्ड सोनली ऑन द प्रोडक्शन अचीव्ड। प्रोडक्शन अचीव के बेस पे अगर काम करे तो फिर पीस वर्क सिस्टम होता है। लेबर इज पेड एक्स्ट्रा इफ एन एग्रीड लेवल ऑफ आउटपुट इज एक्सीडेड, यानी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बनाए तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ये पीस रेट प्लस बोनस है। और लेबर इज पेड अकॉर्डिंग टू आवर्स वर्क, तो वो टाइम रेट होता है, यानी आवर्ली बेस सिस्टम। Which two of the following labor records may be used to allocate cost to various cost unit in a factory? कहता है एक फैक्ट्री के अंदर कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से हम लेबर की कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं? एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड, अटेंडेंस कार्ड, टाइम शीट, जॉब कार्ड। तो आपको ये मैंने पहले बताया हुआ है कि टाइम शीट और जॉब कार्ड ये दो चीजें हैं जिससे पता चलता है कि वर्कर ने कहाँ कहाँ काम किया है। मसलन एक वर्कशॉप है, मैंने पहले भी वर्कशॉप की एग्जांपल दी थी कि एक वर्कशॉप में एक मजदूर है, उसके पास एक गाड़ी आई तो उसको एक टाइम जॉब कार्ड बन जाता है उसका कि इस लेबर ने इसको ठीक किया, कितने घंटे लगाए, उस पर सारा रिकॉर्ड होता है। और टाइम शीट भी यही है कि एक बंदे ने ऑफिस में कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम किया है,
तो टाइम शीट और जॉब कार्ड ये दो ऐसी चीजें हैं जो लेबर की कॉस्ट को एलोकेट करने में यूज होती हैं। जो अटेंडेंस है और एम्प्लॉय कार्ड है ये सैलरी की कैलकुलेशन में यूज होगा। तो यहाँ पे आंसर इसका बनेगा सी एंड डी। अच्छा 127, जब पेपर में या किट में स्टूडेंट को इस तरह का सवाल मिलता है ना जिसमें पैराग्राफ जरा लिखा होता है तो स्टूडेंट साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है कि ये मुश्किल सवाल है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसकी कैलकुलेशन जो उसने कही है ना वो बतानी है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। अ बिजनेस एम्प्लॉयज 2 ग्रेड्स ऑफ लेबर इन इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दो तरह के लोग हैं, ग्रेड ए वर्कर्स आर कंसिडर्ड डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज। तो जो ग्रेड ए हैं उनको उन्होंने डायरेक्ट लेबर कह दिया। आर पेड 10 पर आवर, उनका रेट 10 है। और जो ग्रेड बी हैं आर क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर और उनका रेट 6 है। इन द वीक जस्ट एंडेड ग्रेड ए वर्कर्स वर्कड 30 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। जो ग्रेड ए वाले हैं उन्होंने 30 आवर्स का ओवर टाइम किया। 10 आवर्स ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर एंड अदर 20 जनरल ओवर टाइम। यानी 30 में से 10 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे था और 20 आवर्स का जनरल ओवर टाइम था। ग्रेड बी वर्कर्स वर्कड 45 आवर्स ऑफ ओवर टाइम एज जनरल ओवर टाइम। यानी इनके 45 के 45 घंटे ही जनरल ओवर टाइम थे। ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड 1/2, यानी जो उनका रेट होगा प्लस हाफ उसको पे करेंगे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पे फॉर ओवर टाइम वर्कड इन द वीक दैट इज कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कहता है ओवर टाइम में से कितने पैसे ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिडर करेंगे। यानी हमने टोटल नहीं बताना, हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बतानी है। तो आपको पता है कि जो ओवर टाइम किया जाता है उसका बेसिक तो किन का, सिर्फ ग्रेड ए का। तो जो ग्रेड ए वाले वर्कर्स थे उन्होंने ओवर टाइम टोटल किया 30 आवर्स का, तो उनका बेसिक रेट है 10, तो 300 बना। अच्छा, उन 30 में से 10 घंटे ऐसे थे जो स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे काम हुआ। तो इसका मतलब है उन 10 घंटों का जो प्रीमियम पे हुआ है, तो प्रीमियम कितना है, हाफ, तो 10 का हाफ 5 हो गया। तो ये 50 रुपए जो हैं ये इनका प्रीमियम पे हुआ। ये भी डायरेक्ट होगा क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे है। तो ये जो 350 है ना ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जी। आप तो देखें सवाल की स्टेटमेंट किस तरह की थी और सोल्यूशन कितनी देर में हो गया, विद इन अ मिनट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसने क्या बताया है और क्या पूछा है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछता तो फिर कुछ और आना था इसका आंसर। तो ये जी 350 इसका आंसर होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सिर्फ यही चीजें आएंगी। बेसिक की पेमेंट आती है डायरेक्ट वर्कर्स की, और प्रीमियम सिर्फ उन उतने घंटों का आता है जितने घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे काम किया हो, तो उतने घंटों का प्रीमियम हमने ले। ये पिछले दिनों किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था लेकिन मैं मसरूफ था जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सका, तो वो स्टूडेंट आज इसको देख ले। जी शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसका आंसर बता भी दिया। ओके, एन एम्प्लॉई इज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस। तो ये पीस वर्क सिस्टम का क्वेश्चन है, आसान होगा, आई होप कि आप इसको कर लेंगे, इसमें कोई ट्रिक लग नहीं रहा बज़ाहिर। हाँ, बस एक ट्रिक आखिरी ये है कि एम्प्लॉई ने 512 यूनिट बनाए थे, उसमें से 17 रिजेक्ट हो गए। तो इसका मतलब है उसकी जो गुड आउटपुट है वो कितनी है। ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम पेमेंट हमेशा गुड आउटपुट की करते हैं। तो 512 में से 17 यूनिट माइनस कर दें तो 495 यूनिट की पेमेंट आपने करनी है। स्लैब रेट आपको दिया हुआ है, तो इसको आप खुद से कर लेंगे। H&H employed on average 55 employees during the year।
ये उसने एवरेज एम्प्लॉइज आपको दे दिए। देयर हैड बीन 8 लीवर्स, ऑल वर रिप्लेस। तो ये तो काम ही बड़ा आसान है, 8/55 इंटू 100, तो लेबर टर्नओवर रेशो निकल आएगी। एवरेज एम्प्लॉइज उसने दे दिए, रिप्लेसमेंट उसने दे दी, तो बस इसे सॉल्व कर लें तो ये 14.55 इसका आंसर आ जाएगा। 545 है तो 55 ये सी आंसर होगा इसका। जी, तो ये हमने लेबर के एमसीक्यूज कर लिए। ये कैप्लान की किट से हम कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बीपीपी की किट के भी करा दें, तो ये अब जी हम बीपीपी के कर लेते हैं। जब हमने पहले ही सवाल देखा तो पहला सवाल ही दिल में खौफनाक लगा स्टूडेंट को। कैसे? देखें, अब आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन की शक्ल देख के आपने परेशान नहीं होना कि इस तरह का सवाल तो हमने किया ही नहीं है। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब देखें इस क्वेश्चन का कान हम कैसे पकड़ते हैं। आपने पहले सवाल में बताना है कैपेसिटी रेशो। तो कैपेसिटी रेशो जो है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है शायद नहीं नज़र आ रही। जी, ये बीपीपी की किट के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे? बता दें एक दो स्टूडेंट्स। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका पहला सवाल देखें। कहता है व्हाट इज द कैपेसिटी रेशो इन द ईयर एज परसेंटेज टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी हमने डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जाना है। अब मैं आपको कैपेसिटी रेशो फाइंड करनी मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है। फार्मूला लिखते हैं। कैपेसिटी रेशो होता है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब मैं सवाल से ये दो चीजें ढूंढूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है जी कैपेसिटी रेशो इसके बराबर होती है। अब हम क्वेश्चन से ये दो चीजें ढूंढते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं। बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन डाटा फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। प्रोडक्ट है W, X, Y एंड Z। 4 प्रोडक्ट्स बन, इतने इतने यूनिट्स इसने बजट किए थे बनाएगा, और ये टाइम था इसका। ये कहां से पता चला मुझे बजट किए हैं? ये ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो डाटा बना आपका, ये पहले दो कॉलम यूनिट और आवर्स वाले, ये आपके बजटेड डाटा के हैं कि बजटेड यूनिट्स इतने थे। बजटेड का मतलब है मैंने प्लान किया था। एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी ये आई। ये सारा कॉलम जो है ये एक्चुअल प्रोडक्शन का है। 12,000, 25,000, ये हर प्रोडक्ट के बताए। टोटल मशीन आवर्स वर्कड इन अ पीरियड, तो ये एक्चुअल आवर्स आ गए। अब देखें कैपेसिटी रेशो तो बहुत सिंपल है। कैपेसिटी रेशो में हमें चाहिए थे एक्चुअल आवर्स ओवर बजटेड आवर। तो एक्चुअल आवर 29,000 है, बजटेड कितने हैं? ये इनको जमा कर लें, 3,000, 8,000, 7,000, 9,000, इनको जमा कर लें तो ये 36,000 बनते हैं। तो बजटेड आवर्स 36,000, एक्चुअल आवर्स 29, तो कैपेसिटी रेशो निकाल लेते हैं। 29,000 डिवाइडेड बाय 36,000 इंटू 100। तो ये क्या आ गया? 80.55% बन रहा है। तो उसने कहा था 1 डेसिमल तक जाना है, तो 80.6 लिखेंगे आप। तो कैपेसिटी रेशो निकल आई, कोई मसला नहीं हुआ। हमने अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, बस फर्क इतना है कि यहां पे प्रोडक्ट्स ज्यादा थी। व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशो? तो एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं।
फॉर्मूला था एफिशिएंसी रेशो का स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला हमें आता है पर यूनिट टाइम इनटू एक्चुअल आउटपुट। अब इस सवाल में प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, W, X, Y एंड Z। अब W का पर यूनिट टाइम, क्वेश्चन देखिएगा जरा, हमने कहा था कि 15,000 यूनिट बनाएंगे 3,000 घंटों में, तो पर यूनिट टाइम निकल आएगा? मुझे बताए कोई जो समझता है कि मैं निकाल सकता हूं। यहां से पता चल जाएगा कि एक यूनिट पे कितना टाइम लगेगा, पर यूनिट टाइम। जी आंसर बताएं ना, पर यूनिट टाइम कितना आएगा W का, कि W का एक यूनिट कितनी देर में बनेगा? अच्छा, इसमें भी ना स्टूडेंट्स गलत आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब है मुझे ये बता देना चाहिए। मैं समझ रहा था शायद आपको कोई मसला नहीं होगा। हमें बताना है एक यूनिट को बनाने का टाइम। तो देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल आवर्स दिए हुए हैं और टोटल टाइम दिया, टोटल यूनिट्स दिए हुए हैं। तो टोटल आवर्स हैं W के 3000 और टोटल यूनिट्स हैं 15,000। तो यहां से पर यूनिट टाइम आ जाएगा। अब आपने W के एक्चुअल कितने बनाए, क्वेश्चन देखते हैं। W के एक्चुअल यूनिट्स आपने बनाए 12,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 12,000 कर, तो यहां से हमें W के स्टैंडर्ड आवर्स निकल आएंगे। तो 0.2 इंटू 12,000 किया तो 2400 आवर्स जो हैं वो हमारे W के लिए टाइम रिक्वायर्ड था। इसी तरह X की बात करें तो X 20,000 यूनिट बनने थे 8,000 घंटों में, तो यहां से पर यूनिट टाइम इसका भी निकाल लेते हैं। 8,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे, डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये पर यूनिट टाइम आ जाएगा इनटू एक्चुअल आउटपुट 25,000। तो 10,000 आवर्स जो हैं वो X के लगने थे स्टैंडर्ड आवर्स। इसी तरह Y को देखते हैं। Y है 14,000 यूनिट बनने थे 7,000 घंटों में, तो 7 डिवाइडेड बाय 14,000 इनटू कितने यूनिट बनाए आपने, 16,000। तो ये 8,000 घंटे जो हैं वो यहाँ पे यूज हो जाएंगे। इसी तरह जो Z है, $9,000 आवर्स हैं, 6,000 यूनिट्स हैं, तो 9,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 6,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट टाइम आ गया। और एक्चुअल कितने बने, 5,000। 7,500 और इनका टोटल कर लें तो ये टोटल आवर्स आ गए जी, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। जी मुझे यहाँ तक बता दें कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो मैं उसको पहले देख लेता हूँ। यार रिपीट ऐसे ही मुझे रिपीट ना इतना करवाया करें, क्योंकि रिकॉर्डेड होता है, तो आप बाद में अपनी अगर कुछ चीज़ मिस कर दें तो रिकॉर्डिंग में सुन लिया करें। जी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट पर यूनिट टाइम इनटू एक्चुअल आउटपुट,
तो पर यूनिट टाइम में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ था, उसने टोटल बताया हुआ था कि मैंने बजट किया, प्लान किया कि 15,000 यूनिट बनेंगे 3,000 घंटों में, तो टोटल आवर्स को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो जब पर यूनिट टाइम आ गया तो उसे एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके स्टैंडर्ड आवर्स बन जाएंगे। अब इस सवाल में 4 प्रोडक्ट्स हैं तो चारों के लिए ये काम करना है और फिर हमें टोटल पता चल जाएगा। और अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे 27,900 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, तो वो 29,000 है इनटू 100। तो ये बना 96.21%। तो ये भी 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है तो ये 96.2 होगा जी, ये 1 डेसिमल तक बताना है तो 96.2%। एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कहा है कि कैपेसिटी रेशो का शायद आंसर सही नहीं हमने निकाला, तो आप बस ये देख लें कि 29 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो क्या आता है। अगर तो वो इतना ही आता है तो ठीक है। कौन सी चीज 27 है? बजटेड आवर्स जो हैं वो 27 है। वो देख लेते हैं, ये इसका टोटल आपने करना है बजटेड आवर्स का, ये टोटल करना है 3,000, 8,000, 7,000 और 9,000, इनको टोटल कर लें जी। 27 है तो 27 लिख लेंगे, बस वो जो भी टोटल था वो लिखना है आपने। तो अगर ये 27 है तो इसको 27 कर लेते हैं, तो अब फिर 29 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो वो 107.4 आएगा। वन 107.41% था, लेकिन हमने 1 डेसिमल तक जाए 104, ये आंसर लिखेंगे। ये टोटल वगैरह बस आपने ध्यान से देख लेना है जी। तो ये भी मेरे से 1-2 स्टूडेंट्स ने पूछा था लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर सका, तो इसलिए मैंने आज आपको ये सारा करवा रहा हूँ कि अगर किसी का इशू है तो वो आज इसको देख जी। तो ये हो गए जी आपके एफिशिएंसी और कैपेसिटी रेशो की कैलकुलेशन। अब हम अगले सवाल पे जाते हैं। व्हाट डज द लेबर कॉस्ट ग्राफ डिपिक्ट्स? तो ये देखें, एक सर्टन लेवल तक रेट सेम है, उसके बाद जाके ये स्लोप बन रही है। तो ये क्वेश्चन हमने उस दिन उधर भी किया था, तो ये आप खुद से ही देख लीजिएगा कि ये कौन सी ऑप्शन बन रही है। The following data relates to the work in the finishing department of a certain factory. Normal working day 7 hours, basic rate per hour 5, standard time allowed to produce 1 unit 4 minutes, premium bonus payable at basic rate 60% of the time saved. On a particular day, one employee finishes 180 units. What is the gross pay? जी देखें इस सवाल को, ये बहुत अच्छा सवाल है। पर डे टाइम बता दिया, एक दिन में 7 घंटे काम करना, पर आवर रेट बता दिया, एक यूनिट को बनाने के लिए टाइम बता दिया, और उसने कहा बोनस मिलेगा और वो कितना मिलेगा 60% ऑफ द टाइम सेव्ड। इसका मतलब है मुझे पहले सबसे टाइम सेव्ड देखना है कि इस वर्कर ने कितना टाइम सेव किया। तो आपको पता है कि टाइम सेव्ड का फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, तो ये टाइम सेव होता है। अब आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट में एक यूनिट को बनाने के लिए 4 मिनट का टाइम दिया और आपने एक्चुअल आउटपुट 180 यूनिट्स की बनाई और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दूं, तो ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएंगे।
पहले मिनट बनाए, तो इसका मतलब है 12 घंटों में ये काम होना था। आपने कितनी देर में किया? क्वेश्चन कहता है इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी एक दिन में। और एक दिन में कितने घंटे हैं? 7 घंटे। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक दिन में वर्किंग आवर्स कितने हैं? 7। इसका मतलब है एक्चुअल आवर्स 7 है। तो इस वर्कर ने 5 आवर्स सेव किए, यानी इतने यूनिट अगर बनाता तो वो 12 घंटों में बनने थे, लेकिन इसने 7 घंटों में बना दिए, तो 5 आवर्स सेव हुए। इसका बोनस कितना बनेगा? तो बोनस उसने बताया हुआ है 60% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू बेसिक रेट, क्योंकि हमें पता है कि अगर रेट ना दिया हो तो बेसिक रेट ही यूज होना है। तो 60% इनटू टाइम सेव इनटू बेसिक रेट। बेसिक रेट इज $5 पर आवर। तो इसको जब करेंगे तो $15 का बोनस बन जाएगा। ये बोनस आ गया। हमने बताना क्या है? हमने बताना है व्हाट इज द ग्रॉस पे, यानी उसकी सैलरी ग्रॉस पे कितनी बनेगी। तो ग्रॉस पे में हमें उसकी नॉर्मल वेजेस तो देनी है ना, नॉर्मल वेजेस। तो वो उसके नॉर्मल आवर्स इनटू नॉर्मल रेट होता है, या बेसिक रेट भी लिख सकते हैं। नॉर्मल आवर्स उसके एक दिन में 7 है, 7 ज़रा 5 35 हो गया। तो इसकी ग्रॉस वेजेस कितनी बनेंगी? इसको कितने पैसे मिलने चाहिए? 35 प्लस 15, बोनस भी तो मिलेगा ना, तो $50 इसके बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप 50 लिख देंगे। जी, ये 6.5 अगेन पीस रेट सिस्टम है, और उसने बता दिया कि इन अ पर्टिकुलर डे 210 यूनिट बनाए थे, 17 रिजेक्ट हो गए। तो 210 में से 17 माइनस करके जो बाकी बचेंगे उनको इन स्लैब्स के अकॉर्डिंगली पे कर दें, और आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कोई और ट्रिक नहीं है इस सवाल में। 6.6 एम्प्लॉय ए इज अ कारपेंटर एंड नॉर्मली वर्क 36 आवर्स पर वीक। अच्छा जी, स्क्रीन में आपके सामने कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टार्ट करते हैं जी दोबारा। Employee A is a carpenter and normally works 36 hours per week. The standard rate of pay is $3.6 per hour. A premium of 50% of the basic hourly rate is paid for all overtime worked. During the last week of October, employee A worked for 42 hours. The overtime hours worked were for the following reasons: मशीन ब्रेकडाउन की वजह से 4 घंटे, और स्पेशल जॉब को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे। इसका मतलब है टोटल 6 घंटे का उसने ओवरटाइम किया था। 42 माइनस 36, तो 6 आवर्स बनते हैं ओवरटाइम के, 4 घंटे नॉर्मल है, और 2 आवर्स स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे है। How much of the employee A's earning for the last week would be treated as direct? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बतानी है। तो हमें ये पता है कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है उसके अंदर नॉर्मल वेजेस आती हैं डायरेक्ट वर्कर्स की। वो 36 इंटू 3.6 पर आवर रेट था उसका।
तो ये बना 129.6। फिर ओवर टाइम का बेसिक आना होता है, इसने ओवर टाइम 6 आवर्स का किया टोटल और बेसिक रेट 3.6 है, 6 इंटू 3.6 तो ये बना 21.6। ओवर टाइम प्रीमियम सिर्फ उतने घंटों का आना होता है जो स्पेशल रिक्वेस्ट पे हो, तो वो 2 आवर्स है और प्रीमियम है 50%, तो 3.6 का 50% जब आप लेंगे तो वो 1.8 बनेगा। तो 1.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3.6 हो गया। तो इनका टोटल कर ले तो यही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, 154.8। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 154.8। ये हमने क्वेश्चन किया 6.6 बीपीपी वाला, क्वेश्चन नंबर 6.6 बीपीपी। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Six point seven. Which two of the following statement about the group bonus scheme are true? हमने 2 स्टेटमेंट बतानी है जो सही हैं। किसके हवाले से? ग्रुप बोनस वाले से। Group bonus schemes are appropriate when increased output depends on a number of people all making extra effort. अच्छा, ग्रुप बोनस में ना एक डिसएडवांटेज होता है कि कभी कभार जब ग्रुप की परफॉर्मेंस मेजर की जा रही होती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उतनी एफर्ट नहीं करते लेकिन बोनस उन्हें भी मिल जाता है। मैं आपको एक आपके लेवल की एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि जितने लोग FCMA की कोचिंग ले रहे हैं ये ऑनलाइन, अगर इनमें से 50% लोग पहली अटेम्प्ट में पास कर लें तो जितने स्टूडेंट हैं पूरी क्लास को अगले सेमेस्टर में 10% डिस्काउंट देंगे कोचिंग फी में। फर्ज कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है कि अगर 50% से ज्यादा पास हो गए तो उनको भी डिस्काउंट मिल जाएगा जो फेल हुए। तो ग्रुप में होता यही है कि पूरे के पूरे टीम मेंबर्स उतनी एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो बोनस मिलता है वो पूरे ग्रुप बोनस होने की वजह से पूरे ग्रुप को मिल जाता है। तो ये जो कंडीशन थी कि ग्रुप बोनस स्कीम आर अप्रोप्रिएट व्हेन इंक्रीज्ड आउटपुट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ पीपल ऑल मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी सारों की एक्स्ट्रा एफर्ट होना कहता है जरूरी होता है। अच्छा, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। With the group bonus scheme, it is easier to award each individual's performance. नहीं, जब ग्रुप की बोनस की बात हुई ना तो पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस देखी जाती है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। इंडिविजुअल बोनस स्कीम में इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस देखनी है। फिर अगर हम ये कहें कि जो बच्चा इतने 100% नंबर लेगा उसको ये इनाम है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो लेता है उसको प्राइज मिलता है, तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, ग्रुप की परफॉर्मेंस नहीं है। नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉइज कैन बी रिवार्डेड एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। बिल्कुल सही है कि जो नॉन प्रोडक्शन है, जो उतनी एफर्ट नहीं कर रहे, उनको भी रिवार्ड मिल जाता है ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप बोनस तो पूरे ग्रुप को मिलना होता है। कंपेयर्ड विद द इंडिविजुअल स्कीम, ग्रुप बोनस स्कीम आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। कहता है कि इंडिविजुअल के लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्रुप बोनस स्कीम को एडमिनिस्टर करना जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्रुप की मुश्किल है। तो सही कह रहा है वो, वाकई ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है उसे मॉनिटर करना मुश्किल है।
तो अब आप जरा बताएं कि कौन सी दो स्टेटमेंट्स हैं जो हम ठीक कहें। हमने बताना है विच टू आर ट्रू रिगार्डेड टू ग्रुप बोनस स्कीम। बता दी है तो मैं ही बता देता हूँ फिर। जी, जो करेक्ट आंसर है वो आप सुन लें कि कौन कौन सा है। एक तो है जी, ग्रुप बोनस स्कीम्स आर अप्रोप्रिएट व्हेन इंक्रीज्ड आउटपुट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ पीपल ऑल मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। इसका मतलब है ए ऑप्शन। दूसरी कौन सी सही है? नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज कैन बी रिवॉर्डेड इन अ ग्रुप स्कीम। तो ये दो स्टेटमेंट जो है ये ठीक है और बाकी गलत है। ये पहले वाली तो उसकी डेफिनेशन ही है कि पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस देखनी है और एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो बोनस मिलेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट से क्या मुराद है? टाइम सेव कर रहे हैं वो, तो टाइम सेव करेंगे। लेकिन मिस्टर ए ज़्यादा सेव कर सकता है, मिस्टर बी कम है, लेकिन बोनस सबको मिल जाता है फिर। तो इसीलिए उसने कहा है कि जो उतने नॉन प्रोडक्टिव हैं उनको भी ग्रुप की वजह से बोनस मिल जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये इसके हवाले से ठीक है। टू हमने बताना था। अच्छा जी, ये भी एक ऐसा सवाल है कि जिसको के ना स्टूडेंट पहले ही अटेम्प्ट में खौफनाक किस्म का डर जाता है कि इसको क्या करना है। तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं और फिर इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। X company has recorded the following wage cost of direct production workers for November: basic pay, overtime premium, holiday pay, gross wages incurred. The overtime was not work for any special job, specific job के लिए नहीं है। What are the accounting entries? तो हमें पता है वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या जाना होता है। बेसिक पे जानी होती है, हमने एंट्री ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ओवर टाइम, प्रीमियम, हॉलीडे वेजेस, ये ओवरहेड्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा ना वो सिर्फ इतना जाएगा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट 17,800 और ये जो दूसरे दोनों हैं ओवर टाइम प्रीमियम और हॉलीडे पे 2500, ये ओवरहेड्स को चार्ज होगा और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा 73,300 से। तो आंसर ढूंढें कौन सा बनता है। मेरा ख्याल है ये बी ऑप्शन बन रहा है। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, ओवरहेड अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो ये आंसर है जी इसका। जी सही है। ओके, तो देखें सवाल मुश्किल नहीं था, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। ये लेबर टर्नओवर रेशो निकालनी है, उम्मीद है आप निकाल लेंगे। हमने काफ़ी सवाल कर लिए हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रहा कि है। किसी ने ट्राई किया था 6.9? अच्छा, इसमें ना मेरा ख्याल है ट्रिक है, मैं इसे पढ़ता हूँ जी। A company had 30 direct production employees at the beginning of the last year and 20 direct production employees at the end of the year. 30 लोग थे ओपनिंग में और क्लोजिंग पे 20 हैं। During the year, total 15 direct production employees had left the company to work for a local competitor. कहता है 15 लोग छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग में ओपनिंग माइनस लीवर्स
जो छोड़ के चले गए, प्लस रिप्लेस्ड विल बी इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग 30 थे, 15 लोग छोड़ के चले गए, रिप्लेस्ड का नहीं पता और क्लोजिंग में कहता है 20 है। तो इसका मतलब ये बना कि 15 प्लस रिप्लेस्ड विल बी इक्वल टू 20। तो रिप्लेस्ड कितने हुए? 20 माइनस 15, 5। ओपनिंग एम्प्लॉइज माइनस लीवर्स प्लस रिप्लेस्ड विल बी इक्वल टू क्लोजिंग, ये फार्मूला होता है। तो लेबर टर्नओवर रेशो जो है वो आ गई रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉइज इनटू 100। रिप्लेस्ड 5, एवरेज एम्प्लॉइज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग क्लोजिंग 50 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 25 आ गया, इनटू 100। तो ये 20% बन गया। तो ये देखकर छोटा सा ट्रिक था, स्टेटमेंट पढ़ के पता चल गया कि इसमें ना रिप्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं बताई हुई कि कितने उसने रिप्लेस किए। तो हमने फार्मूला लिखा ओपनिंग एम्प्लॉइज माइनस लीवर्स प्लस रिप्लेस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग एम्प्लॉइज। तो फिगर्स पुट की, रिप्लेस्ड का आंसर आ गया, फिर एवरेज एम्प्लॉइज हम निकाल सकते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज एम्प्लॉइज जो हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। ओके जी। जेन वर्क्स एज अ मेंबर ऑफ 3% टीम। 3 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से एक बंदे का नाम जेन है। द टीम इज रिवार्डेड अ ग्रुप बोनस स्कीम। पूरी टीम को ग्रुप बोनस स्कीम उन्होंने ऑफर किया, वेयर बाय द टीम लीडर रिसीव्स 40% ऑफ एनी बोनस अर्न्ड बाय द टीम। अच्छा, बोनस कितना मिलेगा ये स्टेटमेंट जरा देखें। जो टीम लीडर होगा वो 40% ऑफ द बोनस, यानी जितना भी बोनस बनेगा उसका 40% टीम लीडर को मिलेगा। एंड रिमेनिंग बोनस इज शेयर्ड बिटवीन जेन एंड अदर मेंबर। इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया कि जेन जो है वो ग्रुप लीडर नहीं है, क्योंकि अगर जेन ग्रुप लीडर होता तो 40% ऑफ द बोनस जेन को मिलना था। लेकिन अब ये 3 लोगों की टीम थी, तो एक ग्रुप लीडर हो गया, एक जेन हो गया और एक दूसरा बंदा हो गया। इसका मतलब जो भी बोनस बनेगा उसका 60% इन दोनों में जाएगा, तो 30% ऑफ द बोनस जो है वो जेन को मिलेगा। अब हम अगली डिटेल देखते हैं। आवर्स वर्कड बाय द टीम, 8 घंटे काम किया। टीम प्रोडक्शन अचीव्ड 80 यूनिट्स, स्टैंडर्ड टाइम 9 मिनट्स, ग्रुप बोनस इज पेड पर आवर 6, 70% ऑफ द टाइम सेव। व्हाट इज द बोनस एलिमेंट ऑफ जेन्स पे? अब देखें, बोनस मिल रहा है 70% ऑफ टाइम सेव्ड। इसका मतलब है हमें सबसे पहले टाइम सेव देखना है कि पर यूनिट टाइम 9 मिनट्स इनटू एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 60, 9 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 60। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स बन गए जी 12, और एक्चुअल आवर्स ये एक दिन में काम हुआ और एक दिन में 8 घंटे काम करना था, तो एक्चुअल आवर्स 8 हैं। तो इसका मतलब है 4 आवर्स सेव हुए, टाइम सेव्ड आ गया। अब बोनस कितना मिलेगा? जितना ये लोग टाइम सेव करेंगे उसका 70%, और बोनस का रेट उसने खुद ही बताया हुआ है $6 पर आवर।
तो ये 2.8 इंटू 6 हुआ, इनका बोनस कितने डॉलर बना? पूरी टीम का बोनस है, ये टोटल बोनस है। इस बोनस में से 40% चला जाएगा टीम लीडर को, 60% बोनस जाएगा दो बंदों को, जेन को और अदर को। इसका मतलब है 30% जेन को जाएगा और 30% ही अदर को जाएगा। तो इसका जब आप लेंगे तो जेन का जो हिस्सा बनेगा वो बन जाएगा 5.04, और हमने बताना भी शायद यही है, व्हाट इज द बोनस एलिमेंट फॉर द पर्टिकुलर डे। तो 5.04 आ गया जी आंसर हमारा। तो देखें कितना अच्छा सवाल था, सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना था, बाकी कॉन्सेप्ट पुराना ही था कि बोनस मिलता है टाइम सेव्ड पे, तो टाइम सेव्ड निकालें पहले, उसका जितने परसेंट उसने कहा है उतने परसेंट ले लें, और एक ट्रिक ये था कि जो बोनस बना है वो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हमें जेन का बोनस बताना था, वो 5.04 है, और अगर जेन ग्रुप लीडर होता तो ग्रुप लीडर होने की वजह से उसे 40% मिलना था, तो फिर 40% ले लेना था। तो ये जी इसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन है 6.10। और जो 16.8 था वो टोटल बोनस था। अगर टोटल बोनस पूछता कि पूरी टीम को कितना बोनस मिलना है तो फिर वो 16.8 होना था आंसर। तो रिक्वायरमेंट को जरा आपने ध्यान से अंडरस्टैंड कर लिया। ओके जी, 6.11 इन अ टिपिकल कॉस्ट लेजर व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जी इसका जरा बताइए क्या होगा आंसर। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की क्या एंट्री होती है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है? बहुत आसान है वैसे ये। जी शाबाश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओवरहेड अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट क्रेडिट, तो ये सही है, सी ऑप्शन। ओके, a company has 4,000 staff at the start and at the end has reduced to 3,800 due to redundancies being made. ओपनिंग पे 4,000 लोग थे, क्लोजिंग पे हमने 3,800 कर लिए, रिडंडेंसीज हुई। 210 staff took voluntary redundancy which was 10 more than the company had anticipated and these 10 were replaced. अब देखें इस सवाल में रिप्लेसमेंट उसने खुद ही बता दिया कि लोग रिप्लेस हुए। एवरेज एम्प्लॉयज लेने हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, तो रिप्लेसमेंट इस सवाल में फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज कैसे आ जाएगा? 4,000 प्लस 3,800 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3,900 हो जाएगा। 10 को 3,900 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका जो है कितने परसेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके 0.26%। 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है, तो ये बहुत आसान ही है। रिप्लेसमेंट उसने खुद ही दे दी है, ओपनिंग क्लोजिंग उसने बताया हुआ है। तो ये था जी लेबर टर्नओवर, और मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये लेबर के एमसीक्यूज यहाँ से भी कर लिए।
जी, अब आपका कोई सवाल है आंसर कर। लेबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट है, अब आपके कोई सवाल जवाब हैं तो वो हम कर लेते हैं। एक जी क्वेश्चन नंबर 83 में आपने 40,000 को 80% से क्यों डिवाइड किया? अब मुझे ये क्वेश्चन नंबर 183 देख लेने दें जी, क्या है। 183 तो मेरा ख्याल है अब हमें पहुंचे ही नहीं है उस पर। 183 फसी कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं? अभी तो हम 129 MCQ तक आए हैं। 123 तो नहीं कहना चाह रहे आप? फसी आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 183 ये कौन सा सवाल है? ACC ये बुक कौन सी बुक? 183 तो अब मुझे दोबारा देख के बताएं कि क्वेश्चन नंबर 183 है या पेज नंबर 183 है। क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा। आइडल टाइम की कॉस्ट हमेशा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। फसी या तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दो वो, तो मैं देख लेता हूँ कौन सा आप कह रहे हैं, उसकी पिक्चर मुझे शेयर कर दो, फिर मुझे याद आ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना वो मुझे इस तरह समझ नहीं आ रहा कि 183 क्वेश्चन कौन सा था। अच्छा जी, आपने क्वेश्चन ही लिख दिया है, देख लेते हैं जी इसको। ये बाकी लोगों को भी क्वेश्चन आंसर में नज़र आ रहा होगा। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 4800 यूनिट्स, पर यूनिट टाइम 5 आवर, लेबर पेड 10 पर आवर, आइडल टाइम 20% ऑफ द टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट। बताना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? मेरा ख्याल है टोटल लेबर कॉस्ट ही बतानी है जी। मैं इसको करता हूँ जी। बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, पर यूनिट टाइम दिया हुआ है, लेबर का रेट है और कहा है कि 20% ऑफ द टाइम आइडल है। लेबर कॉस्ट बतानी है जी। स्क्रीन पे देखिएगा, जो लेबर कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है आवर्स इनटू रेट। ये आवर्स होते हैं आवर्स पेड।
अब आवर्स पेड हमें नहीं पता, लेकिन रेट बता दिया। जो आवर्स पेड होते हैं वो बराबर होते हैं आवर्स वर्कड के, यानी जितने घंटे काम करेंगे लोग, प्लस आइडल। अब आवर्स वर्कड कितना होगा वो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने 4800 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट के लिए 5 घंटे लगेंगे, तो आवर्स वर्कड आपको कितने चाहिए? अगर आप इतने घंटे काम करेंगे तो इतने यूनिट तैयार होंगे, तो 24,000 आवर्स, ये आवर्स वर्कड है। तो आवर्स वर्कड आ गए 24,000 आवर्स। अब पेमेंट कितने घंटों की होगी? लॉजिकली पेमेंट 24,000 आवर्स की ही होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 20% ऑफ द टाइम इज आइडल, यानी 20% टाइम वेस्ट होता है। आइडल का मतलब क्या है? वेस्टेज। इसका मतलब है कि जो हम पेमेंट करेंगे, मैंने फर्ज कर लिया कि वो एक्स है, अब वो 20% किसका होगा? एक तो सूरत हाल ये निकल सकती है कि 24,000 का 20% हो, तो वो लिखता कि 20% ऑफ आवर्स वर्कड, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन साइलेंट है कि 20% किसका होगा, तो मैं अज्यूम करूंगा कि 20% टोटल का होगा। तो टोटल क्या है? एक्स है। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। तो ये बना 0.20x इज इक्वल टू एक्स। अब x वाली चीजें एक तरफ ले जाएं, अब ये इसमें से ये माइनस होगा, या आप x कॉमन ले लें, तो ये बचा 1 माइनस 0.20 इज इक्वल टू 24,000। 0.80x इज इक्वल टू 20, x जो है वो बन जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहां से 1000 आवर्स, एक्स हमने किसको कहा था? आवर्स पेड को। तो आवर्स पेड नजर आ गए 30,000 इंटू 10, तो ये 300,000 लेबर कॉस्ट बनी। और ये बेटा MCQ 183 नहीं था, इस वजह से हम ढूंढ नहीं पाए इसको, ये कोई और MCQ था। आपने मेरा ख्याल है नंबर इसका कुछ गलत बता दिया था, इस वजह से आपको ये टाइप करना पड़ गया। ये 114 इसका है नंबर, ये वाला जी। तो ये जी इसका तरीकाकार है, ये मैं आपके सामने दोबारा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना है। और ये आपको पता चल गया है कि 0.8 से क्यों डिवाइड हुआ है, क्योंकि ये 20% ऑफ द टाइम जो है वो आइडल होना था। तो हम वो कौन सा टाइम था? वो टोटल टाइम। तो x का 20% आइडल हो गया, फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 30,000 आवर्स आ गए और उसको पर आवर रेट से मल्टीप्लाई किया। जी वो जो आप कह रहे हैं ना कि सिंपल 80 से डिवाइड और 100 से ज़रब दे देते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कराऊँ ना तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कराता, मुझे आता है वो भी। तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी मैंने इसको इसी तरह पूरी डिटेल से कराया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो थोड़ा सी कंफ्यूजन आ गई। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको वो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई मसला नहीं है, वो भी सही है। अब तक हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल और लेबर, तीन चीजें कर ली हुई हैं। और वो तीन चीजें जो हैं पेपर के हवाले से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% मार्क्स जो हैं वो आपके पेपर में इन तीन चीज़ों से आते हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा इंशाल्लाह वो है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है, अगले लेवल पे भी वो चीज़ें काम आनी है।
यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20% तक के क्वेश्चन जो हैं वो 20 मार्क्स के आपको ओवरहेड्स में से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर 1 करने के बाद ओवरहेड्स वाला हम 50% मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने 100% तैयारी करनी है ताकि हम अच्छा स्कोर हासिल कर सकें और कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल कर सके। तो इसलिए हमने सारा बड़े ध्यान से पढ़ना है। और ये आगे हमारी जाहिर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए आगे कॉस्टिंग के और भी 3 पेपर पढ़ने हैं, तो उनमें ये पूरा सिलेबस जो है वो हेल्प करेगा। अच्छा, जो वो डायरेक्ट तरीका है, वो डायरेक्ट तरीका क्या है? वो यही है, बस इसको डायरेक्टली कर लेते हैं कि ये 24,000 जो है ये वो आवर्स हैं जो 20% आइडल के बाद हैं। इसका मतलब है ये 80% है और इसको हमने 100% पे लेके जाने। तो ये परसेंटेज के साइन से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच गया 24,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये भी 30,000 आता है। तो ये डायरेक्ट मेथड ये है जी, ये यही है, ये यही काम किया है, ये वाला, ये यही है। जी, एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बाकी जो है ना हम अब नेक्स्ट पेपर के बाद यानी अगले वीक में कर लें, तो बताएं आज मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट कराऊं या फिर नेक्स्ट वीक से करना है? चलें नेक्स्ट वीक से कर लेते हैं। और जो आपका ये क्वेश्चन है कि कैपलान को ज़्यादा फॉलो करें या बीपीपी को, बेटा बुक पढ़ने के लिहाज से जो टेक्स्ट बुक है वो आप कैपलान पढ़ें, क्योंकि मैं क्लास में भी आपको उसी बुक से करा रहा होता हूँ। तो कैपलान टेक्स्ट बुक कैपलान से पढ़ें, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों से करने हैं, बीपीपी से भी करने हैं और कैपलान से भी करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो दोनों किताबों से आपने करने हैं। लेकिन जो स्टडी टेक्स्ट है, जो चैप्टर की थ्योरी है, वो आपने सिर्फ कैपलान से पढ़नी है, वो काफ़ी है। क्योंकि मैं क्लास में भी उसी को लेके चल रहा हूँ, तो आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी। तो आपको वैसे प्रोवाइड तो दोनों की हुई हैं, और अभी इसके अलावा हमने प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस सेशन और भी हैं, मेरे अपने एमसीक्यूज भी हैं, वो मैं आपको वक्त के साथ साथ देता रहूँगा। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। और अंडरस्टैंडिंग अच्छी तभी बनेगी जब आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और फिर टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी आते हैं, तो वो बगैर थ्योरी पढ़े के आपको समझ नहीं आएंगे। जी टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह। वो अभी आजकल तो मैं पेपरों की वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि आप देखते हैं कि अटेंडीज भी कम है, कुछ लोगों के पेपर्स हैं, आलमोस्ट हाफ लोगों के। तो अभी ज़रा हम स्लो भी इसीलिए चल रहे हैं कि उनका ज़्यादा टाइम और ज़्यादा टॉपिक्स ना वेस्ट हों। तो इंशाल्लाह ये टेस्ट वगैरह सारे टॉपिक वाइज होंगे। चलें ठीक है जी, फिर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करते हैं स्टार्ट अगला टॉपिक।